अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो स्टैंडिंग करने का मतलब होता है धब्बा लगाना, बोलने का मतलब किसी को एक कलर लगाना, समझ में आया? अब ऐसे एग्जांपल के लिए ऐसे समझो, होली के टाइम पे जितने लोग रहते हैं वो सारे के सारे बन जाते हैं बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया रहेंगे दो टाइप से क्लासिफाइड हो जाएंगे। अब आदमी को ले लो, बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि जितने लोग होली खेलने के लिए निकले हुए रहते हैं, अगले दिन अगर देखोगे तो आधे लोग उनको कलरलेस दिखने वाले, आधे लोग रंग खेले हुए रहेंगे, लेकिन उनका कलर उतर गया रहेगा अगले दिन तक। और वहीं कुछ लोग रहते हैं उनका कलर वैसे का वैसे रिटेन रहता है भाई, ठीक है? तो सेम वैसे जिनका कलर रिटेन रहा, जिनका कलर उतरा नहीं है, उनको हम लोग बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव, और जिनका कलर उतर गया है उनको हम लोग बोलेंगे ग्राम नेगेटिव, ठीक है? तो जब ठीक है भाई, चलो फिर कल के क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो पिछले वाले क्लास में हम लोग जो था वो प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग डिटेलिंग करने वाले थे, ठीक है? तो उसी से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको देखते हुए चलो, चीजों को जितना हो सके यहां पे ही याद करने की कोशिश किया करना। अगर उसको पेंडिंग में रखोगे हाँ तो भाई फिर तुमको आगे के टॉपिक समझने में फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बायोलॉजी जो है इसमें जब तक तुमको प्रीवियस चीजें अच्छे से याद होकर के नहीं रहेंगे, आगे के जो भी टॉपिक्स रहने वाले रहेंगे उनको समझने में फिर तुमको प्रॉब्लम होगा, ठीक है? बायोलॉजी एक तरीके से हिस्ट्री जैसे है। हिस्ट्री में अगर तुमको डेट्स वगैरह याद रहेंगे, सारे प्रोसीजर्स याद रहेंगे, हाँ तो भाई हिस्ट्री तुमको समझ में आता है। अदरवाइज फिर बैठ करके हिस्ट्री जैसे रट्टा मारना पड़ता है। सेम यही तुम्हारा अप्लाई होता है बायोलॉजी में। बायोलॉजी के अगर नेम्स वगैरह तुमको अच्छे से याद रहेंगे तब जाकर के टॉपिक्स क्लियर हो पाएंगे, अदरवाइज टॉपिक समझने में बहुत ज्यादा फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है? चलो भाई ठीक है, तो आगे देखते हैं यहां से। ठीक, तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था ये था प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है? पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल देख लेते हैं, फिर ये देख लेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो रहता है एक्चुअली में इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या चीज एब्सेंट होता है, क्योंकि हम लोग को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों ही टाइप्स के सेल्स को कंपैरिजन वाइज भी देखना पड़ेगा। तो हालांकि हम लोगों ने अभी तक यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट भी नहीं किया हुआ है, तो प्रोकैरियोटिक के थ्रू थोड़ा मोड़ा यूकैरियोटिक को भी समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो डिटेलिंग में मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत उसके बारे में भी तुमको बताते हुए चलूंगा। सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल जो था इसमें बैक्टीरिया के 4 टाइप्स हम लोगों ने लिखा हुआ था, कल कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इसको पहले कंप्लीट करो। तो सबसे पहले मैं लिखेंगे इसमें बैक्टीरिया, ठीक? बैक्टीरिया, इसके टोटल 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, ठीक है? तो यहां पे हम लोग टोटल 4 टाइप्स देखने वाले थे। सबसे पहले मैं राउंड, ठीक? राउंड शेप को बोला जाता है कोकस, ठीक है? सेकंड आ जाएगा इस पे रॉड शेप, यहां पे शेप लिख लो, ठीक है? नेक्स्ट रॉड शेप ये हो जाएगा बेसिलस। थर्ड कॉमा शेप, इसको बोलते हैं विब्रियो। और फोर्थ नंबर पे इस पे आ जाएगा स्पाइरल शेप, इसको बोलेंगे स्पाइरिलम, ठीक? तो ये टोटल 4 शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया के टाइप्स हो जाएंगे। तुमको नाम के साथ साथ याद रखना है इसको, ठीक? इसके इमेज भी देखेंगे कि एक्चुअली में एक ही टाइप से विजिबल होते हैं अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तब के केस में, ठीक है? इसके लिए मैंने तुमको कोकस और बैसिलस का मैंने तुमको एग्जांपल भी दे दिया था कि मिल्क में 2 टाइप के बैक्टीरिया तुमको देखने के लिए मिलेंगे, एक हो जाएगा स्टेफिलोकोकस और एक हो जाता है उसमें से लैक्टोबैसिलस, ठीक? तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 2 बैक्टीरिया के टाइप के एग्जांपल्स। ये दोनों का एग्जांपल्स एक्चुअली कहीं पे बुक में भी तुम्हारा दिया हुआ नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, तो इन दोनों का भी इग्नोर करो, उसका भी एग्जांपल तुमको याद रखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसा, क्लियर? तो ये हो जाएंगे भाई तुम्हारे बैक्टीरिया के टोटल 4 टाइप्स। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये जो शेप यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है, शेप के बेसिस पे 4 टाइप्स के बैक्टीरिया हम लोगों ने लिखा हुआ है, ये इंटरचेंजेबल होता है इनके शेप्स, ठीक है? मतलब कि कोकस जो है ये बैसिलस में कन्वर्ट हो सकता है, बैसिलस जो है ये विब्रियो में कन्वर्ट हो सकता है, विब्रियो जो है ये कोकस में कन्वर्ट हो सकता है। इस हिसाब से ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, क्लियर? तो इनका जो एक दूसरे में कन्वर्ट होने का जो क्या बोलना चाहिए, ये नेचर होता है, इस नेचर को हम लोग प्लियोमॉर्फिक नेचर बोलते हैं,
क्लियर? तो इसमें लिख लेना शेप चेंजिंग नेचर। शेप चेंजिंग नेचर, इसको क्या बोला जा रहा है? प्लियोमॉर्फिक। इसको बोला जाता है प्लियोमॉर्फिक नेचर। क्लियर? चलो, तो ये हो गया भाई तुम्हारा पहले नंबर का पॉइंट। नेक्स्ट, जो बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली मोस्टली बैक्टीरिया के पास में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे मोस्टली बैक्टीरिया, सॉरी, सेल वॉल प्रेजेंट। अच्छा, एक काम करते हैं, वेट वेट, ऐसे ना लिखो, ऐसे ना लिखो। अभी हम लोग पूरे बैक्टीरिया में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा एब्सेंट होता है, उसको सेपरेटली दो अलग अलग, क्या बोलना चाहिए, टेबल के हिसाब से देख लेते हैं, ताकि तुम्हारा एक ही जगह पे सारे कलेक्टिव हो जाए। अदरवाइज फिर फैल जाएगा, फिर दिक्कत होगा। एक सेकेंड, अब बैक्टीरिया बोलो या फिर यू प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, तो इधर लिखेंगे क्या क्या प्रेजेंट होता है, और इधर लिख लेंगे इसमें से क्या क्या एब्सेंट होता है। देखो, प्रेजेंट में क्या क्या हो जाएगा इसमें से, सबसे पहले तो इसमें आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो रहता है, इसके लिए स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है ये एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म होगा। मतलब सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो भी सेल से मिलकर के बने हुए रहेंगे, उनका उनके में सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना कंपलसरी है। इसके बिना सेल का स्ट्रक्चर बोलो या उसका एग्जिस्टेंस बोलो, उसका पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो इसमें एक लाइन लिख लेना, एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, सेकंड चीज इनमें क्या प्रेजेंट होता है बोलने से, एक तो फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स बोलने का मतलब, एक ऐसा समझो, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में पूरा पानी भरा हुआ है, तो पानी का जो शेप रहेगा ये तुम्हारा एक क्यूबॉइडल या फिर क्यूबिकल शेप में दिखने वाला रहेगा। तो वो जो उसका 3D स्ट्रक्चर है, वाटर बॉडी का जो 3D स्ट्रक्चर बनने वाला रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। सिंपल सी बात। तो क्योंकि वाटर जो है ये भी एक फ्लूइड होता है, तो इसको बोला जाएगा फ्लूइड मैट्रिक्स। तो फ्लूइड मैट्रिक्स बोलने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, सेकंड नंबर फ्लूइड मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। थर्ड, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा। तो न्यूक्लियस की जगह पे इनका जो जेनेटिक मटेरियल रहता है ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है। क्लियर? स्कैटर्ड बोलने का मतलब उसी में फैला हुआ रहेगा। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसका उसका जो स्ट्रक्चर रहता है इसको हम लोग न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर बोलते हैं। तो इसमें लिख लेना न्यूक्लियोइड, या फिर इसी को बोल रहे हैं जीनोफोर। ये प्रेजेंट हो गया। और इसके बाद फिर तुमको इसमें देखने के लिए मिलेगा राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम एक लिख लेंगे। लेकिन यहां पे जो राइबोसोम्स होते हैं ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। यहां पे मेम्ब्रेन लेस राइबोसोम मिलने वाले हैं, जिनका कि टाइप जो है ये 70S होगा। अभी सिर्फ लिखो, एक एक को पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। राइबोसोम, मेम्ब्रेन लेस होने वाले हैं, और इनका टाइप जो है ये हो जाएगा 70S। 70S, ठीक है। तो मेम्ब्रेन लेस राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होंगे और टाइप उनका हो जाएगा 70S। इतना अभी फिलहाल के लिए लिखे हुए रहो। ये हो जाएगा कौन कौन सी चीजें एक प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब एब्सेंट क्या क्या होते हैं ये ध्यान। एब्सेंट, जैसे इनमें सबसे पहले तो, जैसे हम लोग यूकैरियोटिक सेल हम लोग का बॉडी का होने वाला होगा,
तो हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसके जो ऑर्गेनल्स होते हैं, मोस्टली ऑर्गेनल्स, अप्रोक्सीमेट सभी ऑर्गेनल्स मान करके चलो, किसी ना किसी तरीके से या तो सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहेंगे या फिर डबल लेयर मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहेंगे, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में एक भी ऐसा ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होता जो कि मेम्ब्रेन बाउंड हो। क्लियर? यहां पे एक एक हम लोगों ने सेल ऑर्गेनल देखा हुआ है, राइबोसोम, और तो यहां पे कुछ दिख नहीं रहा है। अगर तुमको प्रीवियस क्लास के सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पता हो तो नाम तो एक बार पहले, एक आध बार तो मैं ही बता चुका हूं, फिर भी सुन लो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गए, ऐसे करते हुए बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। क्लियर? सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स जो रहते हैं ये किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो सिंगल लेयर्ड हो या फिर डबल लेयर्ड हो, मेम्ब्रेन से वो बाउंडेड होने वाले हैं, लेकिन इनके में ऐसा कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड हो। एक सेल ऑर्गेनल यहां पे प्रेजेंट है, इकलौता, राइबोसोम, और वो भी कैसे है? मेम्ब्रेनलेस है। क्लियर? ये भी मेम्ब्रेनलेस है। तो इस हिसाब से इसमें क्या एब्सेंट होता है बोला जाए तो सबसे पहले तो इसमें लिख लो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं ध्यान देना, तीन तो लिखो। एक तो हो जाएगा इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर? एक हो जाएगा इसमें से प्लास्टिड, और थर्ड नंबर हो जाएगा न्यूक्लियस। तो इसमें तो न्यूक्लियस मिलता नहीं है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है स्कैटर्ड फॉर्म में है, और उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या इसमें का, कहां लिखे हैं, लिखे है कि नहीं लिखे है? हाँ लिखे हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर बोला जा रहा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, ये तीन याद रखना। ये जो रहते हैं ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। इसको हम लोग ह्यूमन के केस में भी देखने वाले हैं, तब के केस में ये और डिटेल करेंगे इसके। चलो आगे देखो फिर, इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होता है। इसमें क्या क्या आ जाएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, गोल्गी एपरेटस आ जाएगा, ठीक है, क्या लाइसोसोम हो गया, ठीक, एटसेट्रा लिख लो। तो ये सारे ऑर्गेनल्स जो रहते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, ये भी एब्सेंट होंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होंगे। साथ साथ एक चीज इसमें और ध्यान देना, इसको मैं सेपरेटली ही लिख रहा हूं यहां पे, सेंट्रोसोम जो होता है, ठीक है, सेंट्रोसोम बोलो या फिर सेंट्रियोल्स बोलो, ये सेल के डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये ऑर्गेनल्स सेल के डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसको अच्छे से याद रखे रहना। नेक्स्ट जो हम लोग का चैप्टर होने वाला रहेगा सेल डिवीजन, ठीक है, उसमें इसका हम लोग अच्छे से यूज करने वाले रहेंगे। तो सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स एब्सेंट, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स एब्सेंट। तो ये हो जाएगा भाई उसमें से क्या क्या चीजें प्रेजेंट नहीं होते हैं और कौन कौन से चीजें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? चलो इसको जल्दी फटाफट नोट डाउन करो, इतने को स्पीड में, इतने को जल्दी से नोट डाउन करो। डन, गुड गुड, ठीक। चलो तो यहां से अब आगे बढ़ा जाए, देखो भाई आगे, अब देखो हम लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर देख लिया था, तो मैंने उसी टाइम पे बोला हुआ था, मुझे तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर याद है। तुम जब जब मैं यहाँ पे डिटेलिंग करते हुए चलूंगा, बार बार उस डायग्राम को देखते हुए चलना, तो तुमको चीजें जो है वो याद होते हुए चलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो डायग्राम को भी सामने में रखो, एनसीईआरटी का बुक भी सामने में ही रखो, और आगे अब कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई देखो, तो अब हम लोग इसके एक एक पार्ट को डिटेलिंग करते हुए चलेंगे। तो बुक के हिसाब से अगर देखोगे तो इसके बाद तुम्हारे जेनेटिक मटेरियल का डिटेलिंग लिखा हुआ है, तो हम लोग भी जेनेटिक मटेरियल को निपटा लेते हैं पहले। इसके बाद फिर सेल जो रहेगा इसके आउटर लेयर से लेकर के इनर लेयर तक हम लोग वन बाय वन कवर अप करते हुए चलेंगे, और ये फिर जल्दी आगे हो जाएगा फिर। चलो भाई ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग लगा लो जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल जो रहता है इसमें ये स्कैटर्ड रहता है, कहां पे? साइटोप्लाज्म में। तो लिखो स्कैटर्ड इनटू साइटोप्लाज्म।
स्कैटर्ड इनटू साइटोप्लाज्म। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, हालांकि इसको आगे में फिर हम लोग डील करने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी समझो। देखो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका जेनेटिक मटेरियल जो रहता है या फिर डीएनए बोलो, ये बहुत ही लेंदी होता है। क्लियर? हम ह्यूमन की केस की अगर बात करोगे तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल का लेंथ अगर अप्रोक्सीमेट निकालोगे तो 2 मीटर 2.2 मीटर इतना लेंदी होता है। अब समझो सेल का जो साइज रहता है वो कितना छोटा होता है, और इतना लेंदी जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए को छोटा सा उसी सेल के अंदर के न्यूक्लियस में हम लोग को फिट करके रखना है। समझ में आ रहा बात? तो ये कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है, थोड़ा सा एज्यूम करने की कोशिश करना उसको। ठीक है? तो ह्यूमन सेल के केस में होता क्या है, जैसे यूकैरियोटिक सेल के केस में अगर लेते हैं, तब के केस में हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन मिलता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है? इसके बारे में भी आगे डील करेंगे जब क्रोमोसोम देखने वाले रहेंगे। तो हिस्टोन प्रोटीन जो रहेगा, हिस्टोन प्रोटीन जो रहता है ये बाइंडिंग का काम करता है। हिस्टोन प्रोटीन जो रहता है ये बाइंडिंग का काम करता है। अब इसका बाइंडिंग का प्रोसेस कैसा रहता है ये हम लोग देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में। क्लियर है? अभी सिर्फ इतना दिमाग में बिठाओ कि डीएनए को बाइंड करने का काम या फिर उनको पैकेज करके रखने का काम जो रहेगा ये हिस्टोन प्रोटीन का होता है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर में हिस्टोन प्रोटीन अवेलेबल नहीं होता, इनके अंदर में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, जिसके वजह से इनके जो डीएनए होंगे या फिर इनका जो जेनेटिक मटेरियल रहता है ये बाइंड होकर के ही नहीं रह पाएगा। इस वजह से वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड, बोलने का मतलब फैला हुआ रहता है। क्लियर? तो स्कैटर्ड इनटू साइटोप्लाज्म ड्यू टू एब्सेंट ऑफ बाइंडिंग प्रोटीन कॉल्ड, लिखो, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ बाइंडिंग प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है? तो ये एक बाइंडिंग प्रोटीन होता है, इसी के एब्सेंस की वजह से इनके जो जेनेटिक मटेरियल रहते हैं ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड देखने के लिए मिलेंगे, बाइंड होकर के रहेंगे नहीं। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा एक जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड चीज। अब ध्यान दो, इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है इसमें एक तो ये न्यूक्लियोइड या फिर जिनोफोर के फॉर्म में है। क्लियर? तो इसमें लिख लेना स्कैटर्ड इनटू साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड और जिनोफोर। जिनोफोर। ठीक है? आगे अब ध्यान दो, यहां पे इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे हम लोगों ने डायग्राम में देखा हुआ था कि इनके पास एक प्लाज्मिड नाम का एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट था। तो डीएनए बोलने का मतलब वही जेनेटिक मटेरियल, मतलब जीन्स वगैरह को वो कंटेन करता है। तो एक तो ये न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल कंटेन किया हुआ, ये अलग ये हो गया। उसके अलावा भी कुछ बैक्टीरियाज में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड बोलने का मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो क्रोमोसोम्स को छोड़ करके जो डीएनए और अलग से प्रेजेंट होंगे इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है? तो कुछ बैक्टीरियाज में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। तो लिखो, सर्टेन बैक्टीरियाज कंटेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसको क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मिड। अब ये जो रहता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो रहता है, ये उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एक स्पेशल टाइप का फिनोटिपिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है? मतलब कि उनको एक स्पेशल टाइप का फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा। एग्जांपल के लिए ऐसे समझो, जैसे मान लो कि मेरे अंदर में कोई बैक्टीरिया चला गया। ठीक है? अगर उसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो समझो बैक्टीरिया जैसे ही मेरे बॉडी के इनसाइड में जाएगा, सबसे पहले तो मेरे बॉडी का जो डब्ल्यूबीसी है उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेगा। क्लियर? तो ये जो प्लाज्मिड रहता है ये उस बैक्टीरिया को हमारे बॉडी के डब्ल्यूबीसी से छुपने में मदद करता है, उसको हाइड करवाता है। इससे समझ में आया?
तो ये जो प्लाज्मिड रहता है ये उसको एक स्पेशल फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। फिनोटिपिक कैरेक्टर बोलने का मतलब उसके बॉडी के आउटर जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होगा, ठीक है, उसको फिनोटाइप, वो अपीयर कैसे होता है, उस कैरेक्टर को ये प्रोवाइड करने वाला रहेगा, जो कि इसको होस्ट इम्यून सिस्टम बोलने का मतलब हम लोग होस्ट है, ठीक है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा जो कि एक्सटर्नल एजेंट से लड़ने का काम करता है, उससे ये छुप जाएगा उससे। क्लियर? तो इसमें लिखेंगे आगे, certain bacteria contains extra chromosomal DNA called plasmid. It provides unique phenotypic characters. ठीक है, यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर विच हेल्प देम, विच ऐसे लिखो, which hide from host immune system. अच्छा, ड्यू टू विच इट हाइड, ड्यू टू विच इट हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। ठीक है, होस्ट इम्यून सिस्टम से ये छुपने में उसको हेल्प करने वाला है। तो यही प्लाज्मिड का काम होगा। प्लाज्मिड जो है वो उसको एक एक्स्ट्रा या फिर यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करने वाला होगा। क्लियर इतना? ठीक है, इसको जल्दी नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक इस पे देखेंगे। इसको जल्दी नोट डाउन करो फटाफट। हाँ, इसमें एक चीज और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बुक में लिखा हुआ रहता है कि इनका जो डीएनए रहता है, ऐसे लिखो, इनका जो डीएनए रहता है, डीएनए, मेन डीएनए, ठीक है, जीनोफोर वाला जो डीएनए है, ये मेन डीएनए जो रहेगा, ये इनका शेप कैसा होता है बोलने से ये हो जाएगा सर्कुलर। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, ऐसे डीएस सर्कुलर बोलने का मतलब डबल स्ट्रैंडेड। डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड। जैसे हम लोग का जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, मतलब हेलिकल होता है, ठीक है, हेलिकल होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और हेलिकल होता है। उसके बारे में भी डिटेल आगे में देखने वाले हैं। और इनका जो डीएनए रहता है ये भी डबल स्ट्रैंडेड रहेगा, बट इन लोग का डीएनए, सॉरी, इनका जो डीएनए रहेगा ये सर्कुलर होता है। बोलने का मतलब इस टाइप से, एक सर्कल ऐसे बाहर में, एक सर्कल ऐसे अंदर में। तो ये हो जाएगा डीएनए ऑफ बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, ये हो जाएगा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। तो इस टाइप का डीएनए प्रेजेंट होगा किसके में बोलने से, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। क्लियर? चलो चलो, इतने को जल्दी नोट डाउन करो फटाफट, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। और अब हम लोग बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक सेल के लेयर बाय लेयर ऊपर से नीचे उतरेंगे। सबसे पहले हम लोग डील करेंगे इसके सेल एनवेलप से, ठीक है, सेल एनवेलप से। इसके बाद हालांकि इसमें डील करने लायक बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं। एक तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लिए इसका जेनेटिक मटेरियल कैसे होता है। इसके बाद फिर हम लोग सेल एनवेलप डील कर लेंगे। सेल एनवेलप के बाद सरफेस स्ट्रक्चर, जैसे पिलाई होता है, ठीक है, पिलाई होता है, फ्लैजिला होता है, ये भी मैंने तुमको डायग्राम में बताया हुआ था। फिम्ब्रे भी होता है, लेकिन वो मैंने तुमको डायग्राम में नहीं बताया क्योंकि उनका साइज जो रहता है वो बहुत छोटा होता है, डायग्राम में उसको नहीं देख सकते, इसीलिए उसके बारे में हम लोग सिर्फ डिटेल देखेंगे। क्लियर? तो एक तो वो हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग का बस दो पार्ट बचेगा इसमें से, एक तो क्रोमोसोम जो था ये, और साथ ही साथ में माइक्रोबॉडीज, ठीक है। इतने में हो जाएगा तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट। फिर डिटेल में जैसे हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक देखा हुआ है, ऐसे यूकैरियोटिक को एक एक ऑर्गेनल के साथ में कंप्लीट करना है। लिखो लिखो जल्दी फटाफट लिखो भाई इतना। डन डन, गुड, वेरी गुड, ठीक। आगे देखो, अब हम लोग इसका लेयर बाय लेयर उतरते हुए चलते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग लगाओ सेल एनवेलप। सेल एनवेलप, तो इसके सेल एनवेलप के हम लोगों ने टोटल 3 लेयर्स देखे हुए थे। सबसे आउटर लेयर को बोल रहे थे ग्लाइकोकैलिक्स, उसके नीचे में मिलेगा सेल वॉल, उसके नीचे में फिर मिलने वाला होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
क्लियर। तो ये टोटल 3 लेयर्स होते हैं, तो एक एक लेयर को वन बाय वन हम लोग इसमें कवर अप करना चालू करेंगे। अब सबसे पहले मैं इसमें हेडिंग लगाऊं ग्लाइकोकैलिक्स। देखो ग्लाइकोकैलिक्स जो रहता है बेसिकली ये तुम्हारा मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल का आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होने वाला होगा। ठीक है, तो पहले तो वही लिखो भाई, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। लेयर, ठीक है। देखो ये जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर रहता है, इसी इसी लेयर से या इसी लेयर के वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसी दूसरे सरफेस में चिपक पाते हैं। ठीक है, तो ये जो लेयर रहेगा इन लोगों को एक स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है, तो इट प्रोवाइड स्टिकी नेचर। इट प्रोवाइड स्टिकी नेचर, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस एंड पॉलीसैकेराइड लिख सकते हो। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस एंड पॉलीसैकेराइड। म्यूकस तो पता ही होगा भाई, पिछले साल से पढ़ते हुए आ रहे हो म्यूकस। ठीक है, वो चिपचिपा सब्सटेंस होता है, तो यही जो रहता है ये उसको एक स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से वो किसी दूसरे सरफेस में चिपक पाते हैं। क्लियर, तो इट प्रोवाइड स्टिकी नेचर, ये हो गया। अब इसके बाद जो ग्लाइकोकैलिक्स रहता है बेसिकली ये दो फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, एक को बोलते हैं हम लोग स्लाइम लेयर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। पहले एक फॉर्म को हम लोग इसमें से बोल रहे हैं स्लाइम लेयर। क्लियर, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, एक को बोलते हैं स्लाइम लेयर, दूसरे को बोलते हैं कैप्सूल। अब देखो ये जो आउटर सरफेस है अगर ये स्लाइम लेयर के फॉर्म में है या फिर कैप्सूल के फॉर्म में, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि स्लाइम लेयर जो रहता है ये स्मूथ होता है या लूज लेयर होता है। बुक में लूज लेयर ही लिखा हुआ है। क्लियर, ये लूज लेयर होता है और ये एक टफ लेयर होता है। टफ लेयर होता है। ठीक है, टफ लेयर होता है। अब देखो यहां से स्लाइम लेयर अगर प्रेजेंट है तो ये उस बैक्टीरिया या फिर उस प्रोकैरियोटिक सेल को प्रिवेंट करेगा किस चीज से बोलने से? वाटर लॉस से। वाटर लॉस और साथ ही साथ में न्यूट्रिएंट्स के लॉस से प्रिवेंट करता है, तो इट प्रिवेंट्स फ्रॉम वाटर लॉस एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वाटर लॉस या फिर न्यूट्रिएंट्स वगैरह से इसको ये प्रिवेंट करने वाला है, उसको ये बाहर निकलने नहीं देता है। और अगर ये टफ लेयर बनाएगा, टफ लेयर बनाएगा तो ये जो रहता है ये सेम वही होस्ट इम्यून सिस्टम से इसको भी हाइड करने में ये हेल्प करने वाला होगा। ठीक है, तो इसमें भी लिख सकते हो प्रोवाइड कैरेक्टर्स टू हाइड फ्रॉम होस्ट बॉडी। ठीक है, हाइड फ्रॉम होस्ट बॉडी। लिखो, इतने को लिखो जल्दी फटाफट ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में जल्दी। अच्छा, प्रोवाइड। हो गया।
अच्छा पीछे वाले में एक चीज और लिख लेना, तो कहां गया ये, यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर ड्यू टू विच हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम और रेजिस्ट फ्रॉम एंटीबायोटिक, दोनों लिख लो, रेजिस्ट फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, रेजिस्ट फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ये भी एक लाइन लिख लो इसमें, ये स्पेशल टाइप का फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, ये सब उसमें से इंक्लूड होने वाला होगा। अब यहां पे जो ये दो टाइप के लेयर है, इसको तुमको याद रखना है, एक होता है स्लाइम लेयर, दूसरा हो जाएगा कैप्सूल, ठीक है, स्लाइम लेयर लूज लेयर होता है, कैप्सूल जो रहेगा ये टफ लेयर होता है। तो इस हिसाब से ये तुम्हारे दो आउटर मोस्ट लेयर हो जाएंगे। इसके बाद फिर सेकंड लेयर पे हम लोग उतरते हैं, जिसको कि बोल रहा है सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल जो रहता है बेसिकली ये ऑर्गेनिज्म को शेप प्रोवाइड करने का काम करेगा, या फिर सेल जो रहता है उस सेल को शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इसमें लिखना प्रोवाइड शेप्स एंड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन। अब ध्यान दो, सेल वॉल जो रहता है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ रहता है, सेल वॉल जो रहता है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन का, रट्टा मार लो पूरा, मैं बार बार बोल रहा हूं, नाम तुमको जितने भी सुनने के लिए मिलेंगे उसको मेरे साथ साथ रटते चलो, सीधी सी बात, क्लियर, समझने वाली कोई बात है ही नहीं, या बाद में अगर याद हो जाए सोचोगे तो नहीं हो पाएगा, साथ ही साथ में याद करते हुए चलो, क्योंकि ये जो नाम है ये तुमको लगभग लगभग सारे चैप्टर्स में देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्लियर है, क्लियर है, चलो भाई ठीक है। तो सेल वॉल ये क्या हो जाएगा, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब ध्यान दो, पेप्टाइडोग्लाइकेन जो यहाँ पे तुमको वर्ड दिख रहा है ये एक्चुअली में दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, सबसे पहले में पेप्टाइड दिख रहा होगा और बाद में फिर ग्लाइकेन दिख रहा होगा। पेप्टाइड जो रहता है इसके बारे में भी क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, याद करो जब हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा हुआ था, तो उस टाइम पे डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइम पे जो प्रोटीन होता है सबसे पहले वो प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में टूटता है और फाइनली वो जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्टाइड्स में टूटते हैं। तो भाई ये प्रोटीन ही है, जो यहाँ पे पेप्टाइड लिखा हुआ ये क्या है, ये प्रोटीन ही है, ठीक है। तो प्रोटीन और ग्लाइकेन जो लिखा हुआ ये ग्लूकोज से आता है, ग्लूकोज बोलने का मतलब शुगर हो जाएगा। तो देखो बायोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स जो रहते हैं वो अपने ही मीनिंग को मतलब कि एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, बशर्ते तुमको टर्म्स याद रहना चाहिए। पेप्टाइडोग्लाइकेन ये दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, एक हो जाएगा पेप्टाइड और एक हो जाएगा इसमें से शुगर, क्लियर, एक हो जाएगा पेप्टाइड एक हो जाएगा शुगर। पेप्टाइड बोलने का मतलब ये क्या है, ये प्रोटीन ही है, क्लियर, और प्रोटीन जो रहता है ये एमिनो एसिड्स का पॉलीमर होता है। भाई इतने हैवी टर्म्स में तुमको अभी नहीं बताना चाहता, नहीं तो फालतू का बोझा होना चालू हो जाएगा, हालांकि आने वाले चैप्टर्स में तो इसके बारे में डिटेली डील करने वाले हैं। तो पॉलीमर्स, मोनोमर्स, ये सब क्या होते हैं ये सब देखेंगे आगे में, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन हो गया, पेप्टाइड हो गया, ये पॉलीमर्स होते हैं एमिनो एसिड्स के। और शुगर जो है इसके बारे में तुमको दो चीजें यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे तुमको दो टाइप्स के शुगर देखने के लिए मिलते हैं। शुगर जो है इसके में सेल वॉल में दो टाइप से तुमको देखने के लिए मिलेंगे, एक को बोलते हैं हम लोग नैग, NAG, और एक शुगर को हम लोग बोलते हैं नैम, NAM, ठीक है, NAM, नैम। अब इनके फुल फॉर्म सुनो, नैग जो रहता है इसको हम लोग बोलेंगे एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, क्लियर, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, NAG, नैग। सेकंड जो यहां पे है ये है नैम, नैम का क्या हो जाएगा, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, क्लियर। तो ये दो टाइप के शुगर प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में, ठीक है। और प्रोटीन तो समझ में आ ही गया, वो एमिनो एसिड्स का क्या होता है, पॉलीमर होता है। तो
ये जो पॉलीमर है ये क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में। अभी सिर्फ जितना बताया गया इतने को ध्यान दो, और जितना नाम बताया गया इतने को रटो, सीधी सी बात इतने को रटो, साथ ही साथ में रटते हुए चलो। ग्लाइकोज, सबसे पहले तो ये सेल वॉल जो है ये किसका बना हुआ है, बोलने से ये हो जाएगा तुम्हारा पेप्टाइडोग्लाइकेन का। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ये पेप्टीन, पेप्टाइड और ग्लाइकेन मतलब कि शुगर, दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है। पेप्टीन, पेप्टाइड बोलने का मतलब ये प्रोटीन ही है, प्रोटीन ही है बोलने का मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा एमिनो एसिड का पॉलीमर। सेकंड जो हो जाएगा इसमें से शुगर, शुगर जो रहता है ये दो टाइप से तुमको देखने के लिए मिलने वाला है, एक हो जाएगा नेग, दूसरा हो जाएगा नैम। NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, NAG नैग। ठीक है, सेकंड NAM नैम, ये हो जाएगा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तीन तीन चार चार बार बोलते हुए चलो, याद होते जाएगा। अदरवाइज घर में बैठ करके भाई इतना रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि कंटेंट्स बहुत जाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, मेरे साथ साथ निकलते हुए चलो, सारे चीजें तुम्हारे भेजे में भी आते हुए चलेंगे और साथ साथ में याद भी होते हुए चलेंगे। जल्दी जल्दी फटाफट इतने को नोट डाउन करो। हो गया? हो गया क्या? जल्दी बताओ भाई, हो गया तो आगे बढ़े। डन डन, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे देखो। अब इसके बाद थर्ड लेयर पे उतरते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब थर्ड लेयर है भाई, किसके नीचे में रहेगा बोलने से, सेल वॉल के नीचे में प्रेजेंट होता है, मतलब कि उसके अंदर में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल के इंसाइड में प्रेजेंट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें लिख लो एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब डायग्राम एक बार निकालो, और मैंने तुमको वहां पे बताया हुआ था कि सेल मेम्ब्रेन जो रहता है उसको नीचे से हम लोगों ने मोड़ा हुआ था। ठीक है, और वो मैंने तुमको बोला था कि ये मिजोसोम होता है, और इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन बोलते हैं। तो इसमें लिखना एक्सटेंशन, क्या बोल रहे थे इसको, मिजोसोम। ठीक है, ये जो एक्सटेंशन रहता है ये बहुत सारी चीजों में इनको हेल्प करने वाला होगा। जैसे ये मिजोसोम जो है ये मोस्टली बैक्टीरिया में, क्योंकि इनके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं। अब माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं तो इनको तो ऐसा नहीं है कि इनको एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में ये मिजोसोम जो रहता है ये एज अ माइटोकॉन्ड्रिया बिहेव करेगा, एज अ माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट करता है, जो कि उनके बॉडी के लिए एनर्जी फॉर्मेशन में हेल्प करने वाला है। तो इसमें लिखेंगे मिजोसोम सबसे पहले एक्ट एज, एक्ट एज माइटोकॉन्ड्रिया इन, बस इतना ही लिखो भाई, एक्ट एज माइटोकॉन्ड्रिया, मिजोसोम सबसे पहले चीज। दूसरा समझो, ये जो रहता है ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करने वाला होगा। अब जैसे मान करके चलो कि इतना ही सिर्फ सरफेस एरिया है, तो भाई इतने से ही ऑक्सीजन को ये गेन कर पाएगा। बात समझ में आ गया? वहीं अगर मैं इसको और घुमा फिरा करके बना दूं, इस टाइप से घुमा फिरा करके बना दिया गया है, तो इसके जो सरफेस एरिया है वो क्या हो गया, अब इंक्रीज हो गया। तो अब ज्यादा अमाउंट पे ये ऑक्सीजन को गेन कर पाएगा। तो ये क्या होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर प्रॉपर रेस्पिरेशन एंड एंड सेल्यूलर एक्सचेंज लिख लो।
एंड सेल्यूलर एक्सचेंज। ठीक है, क्लियर, ये हो गया इतने में से। एक चीज और, कुछ जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जो हम लोगों ने देखा हुआ था बीजीए, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो जिन बैक्टीरियाज में फोटोसिंथेसिस होता है या जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके में यही जो मेसोसोम रहता है ये पिगमेंट्स को कंटेन करने का काम करेगा। भाई उनको भी तो लाइट को ट्रैप करना पड़ेगा, और लाइट ट्रैप करने के लिए प्लांट्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल होता है, वैसे ही इनके भी बॉडी में पिगमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो जो एक्सटेंशन होता है वही मेसोसोम जो रहेगा वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पिगमेंट्स को स्टोर करने का भी काम करता है। और उनके केस में इस टाइप का एक्सटेंशन को हम लोग क्रोमेटोफोर बोलते हैं। क्रोमेटोफोर बोलेंगे तो लिखो, इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एग्जांपल में इसमें क्या आ जाएगा, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर स्टोर यूज्ड टू स्टोर पिगमेंट। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड क्रोमेटोफोर। कॉल्ड क्रोमेटोफोर। ठीक है, लिखो भाई, लिखो, इतना लिखो। ये हो गया तुम्हारे सेल एनवेलप के टोटल 3 लेयर्स। सेल एनवेलप कितने होते हैं अगर ये बोला जाए तो सेल एनवेलप सिर्फ एक होता है। सेल एनवेलप कितने लेयर्स का होता है बोला जाएगा तो सेल एनवेलप 3 लेयर्स के होते हैं। ठीक है, तो एक एनवेलप है, 3 इसके लेयर्स है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में डिटेलिंग देख लिए। 2 उसके फॉर्म्स याद रखना है तुमको, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। उसके बाद सेल वॉल के लिए तुमको याद रखना है, एक तो प्रोटीन मतलब पेप्टाइडोग्लाइकेन, तो प्रोटीन हो जाएगा, और ग्लाइकेन बोलने का मतलब शुगर। शुगर के 2 नाम याद रखने, एक नेग, दूसरा नेम, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इतने सारे डिटेल तुमको दिमाग में बिठा करके रखना है। क्रोमेटोफोर इंपॉर्टेंट है, क्रोमेटोफोर इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटोफोर कहां प्रेजेंट होता है अगर बोला जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के उन प्रोकैरियोट्स में जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक होता है, फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। इसके बाद 2 टाइप से क्लासिफिकेशन और देखने वाले हैं। अच्छा, मीजोसोम डीएनए रेप्लिकेट भी करते हैं क्या? ठीक है, तो मीजोसोम जो रहता है ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, हेल्प करेगा। लिखना चाहो तो उसको लिख सकते हो इसमें से, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। लिखो एक लाइन और उसमें। होने को तो इसमें और भी बहुत सारे तुम्हारे फंक्शंस आने वाले रहेंगे, जैसे ये जो रहता है ये तुम्हारा सेल वॉल का फॉर्मेशन भी करवाता है। ठीक है, तो अगर लिखना चाहो तो उसको एक लाइन और लिखो, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। क्लियर, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो भाई ये सारे के सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट बहुत है, इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत है, जितने पॉइंट्स हो सकते हैं। अब एक चीज और समझ लेना, ये जो 2 पॉइंट्स अभी हम लोगों ने नीचे में लिखा हुआ है तो अभी आ गया तो लिख लिए। इन केस अगर कोई सा पॉइंट तुम्हारा छूटा हुआ लगेगा तो ये मत समझना कि वो छूटा हुआ है, उसको हम लोग आगे कहीं पे देखने वाले रहेंगे, इसी वजह से मैं उसको स्किप करते हुए आगे निकाल दूंगा। ठीक है, हाँ, लेकिन ये भी है कि जो भी जैसे तुमको डाउट आता है, जो भी तुमको छूट रहा है टाइप का लगेगा, तुरंत चैट में बता देना, तो मैं तुमको ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि उसको यहीं पे बताना है या फिर आगे आने वाले टॉपिक में बताना है।
ठीक है, हो सकता है मुझसे भी कोई एक आध दो टर्म रहेगा वो छूट जाए, इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि बायोलॉजी के बुक को अपने सामने में रखो। बायोलॉजी ऐसे कवर अप करना है कि हर एक लाइन याद हो जाए, हर एक लाइन। आंख बंद किए तो पैराग्राफ का तुमको लाइन का नंबर भी दिखना चाहिए, इतना अच्छे तरीके से याद करना है बायोलॉजी, तब जाकर के ठीक ठाक तरीके से फुल स्कोरिंग कर पाएंगे। अदरवाइज फिर देख रहे हो कितने सारे फैक्ट्स हैं, हर एक लाइन में तुमको अप्रोक्सीमेट एक फैक्ट देखने के लिए मिल ही जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक हमारे लिए भगवान है, उसी को एनी हाउ पहले पेज से आखिरी पेज तक पूरा रट्टा मारना है। ठीक है, लिखो लिखो, इतने लिखो जल्दी फटाफट। अच्छा हाँ, ये इंक्रीज सरफेस एरिया में उसमें लिख लो, 3 शेप लिख लो भाई, ट्यूब्यूल्स और क्या बोलना चाहिए लैमिले। इस फॉर्म में ये क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज सरफेस एरिया इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स, लैमिले, वेसिकल्स। ये 3 नाम बुक में दिया हुआ है, तो इसको तुमको किसी भी हाल में नाम याद रखना ही है, नाम एक भी छूटना नहीं चाहिए भाई, मैं पहले ही बता रहा हूं। देखो हो सकता है कि मैं यहां पे टॉपिक करवाते टाइम पे एक आध नाम छूट भी जाए, लेकिन आगे आने वाले टॉपिक में मैं तुमको पीछे वाले टॉपिक का नाम भी लिखवा दूंगा अगर एक आध छूटा हुआ रहेगा तब के केस में। ठीक है, चलो हो गया क्या इतना? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, क्योंकि इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को देखना है। सरफेस एरिया का इंक्रीमेंट याद रखना टिब्यूल्स, वेसिकल्स और लेमिले के फॉर्म में होगा। हर एक का फॉर्म तुमको याद रखना है कि किसका एक्सटेंशन हो या फिर किसका फॉर्म जो है वो किस में चेंज हो रहा है, या उसको कौन से फॉर्म में वो चेंज हो रहा है। डन, गुड गुड। नेक्स्ट, देखो अब इनका जो सेल एनवेलप होता है, सेल एनवेलप के स्ट्रक्चर्स भी तुमको अलग अलग टाइप से देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो डिफरेंट सेल एनवेलप के स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक साइंटिस्ट आया हुआ था जिसका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। ठीक है, क्रिश्चियन ग्राम, तो ग्राम नाम का ही तुम्हारा बुक में नाम लिखा हुआ रहेगा, हालांकि ये नाम भी तुमको नहीं मिलने वाला। क्रिश्चियन ग्राम जो था, इसने इनके सेल एनवेलप के टाइप्स के बेसिस पे, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो टाइप से प्रोकैरियोटिक सेल को इसने डिवाइड किया हुआ है या क्लासिफाई किया हुआ है। एक को हम लोग बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक को हम लोग बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। क्रिश्चियन ग्राम जो था नाम था उसका, तो इसी वजह से उसी के नाम पे ये दो क्लासिफिकेशन किया गया है, एक हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव और दूसरा हो जाएगा ग्राम नेगेटिव। तो नेक्स्ट लिखो इस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनवेलप, क्रिश्चियन ग्राम क्लासिफाइड prokaryotic cell into two parts. टू टाइप्स लिखो, ठीक है, टू टाइप्स। एक को हम लोग बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, एक मिनट, अगर थोड़ा मोड़ा डिस्टरबेंस होगा तो वेट कर लेना 3-4 सेकंड, 30-40 सेकंड, ठीक है। क्लियर है वीडियो? हाँ ठीक है, चलो क्लियर है। तो मैं क्या बोल रहा था, यहां पे एक हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव
और एक हो जाएगा इसमें से ग्राम नेगेटिव। अब ध्यान दो, ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव इस पे लिखा हुआ है, बुक में तो सिर्फ इतना लिख करके छोड़ दिया है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा मोड़ा डिटेल में तुमको चलो बता ही दूंगा। वो बुक से तुम्हारा थोड़ा सा बाहर हट के होने वाला होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि देखो बायोटेक आने वाले में चैप्टर में तुम लोग को हर चीज के बारे में जानना ही है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़े थोड़े चीजों को जहां जहां पे हम लोग को देखने के लिए मिलने वाला रहेगा, बायोटेक से रिलेटेड या जो भी चीज रिलेटेड हो, ठीक है, हम लोग उसको कवर अप करते हुए चलेंगे। तो मैं यहाँ पे तुमको एक थोड़ा सा स्टेनिंग का प्रोसेस समझाऊंगा, ठीक है, एक स्टेनिंग का प्रोसेस। हालांकि आज तो और टाइम बचा नहीं है, अब स्टेनिंग का प्रोसेस जो है ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस, इसको मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा कल। लेकिन वो जो स्टेनिंग का प्रोसेस था, ये एक्चुअली में था क्या, ये आज समझ लो, इसको आज समझ लो, ध्यान से सुनो। स्टेनिंग प्रोसेस, स्टेनिंग प्रोसेस का मतलब होता है, सीधी सी बात, बायोलॉजी में स्टेनिंग प्रोसेस को हम लोग धब्बा लगाना बोलेंगे। अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो स्टेनिंग करने का मतलब होता है धब्बा लगाना, बोलने का मतलब किसी को एक कलर लगाना। समझ में आया? अब ऐसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो, होली के टाइम पे जितने लोग रहते हैं वो सारे के सारे बन जाते हैं बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया रहेंगे ये दो टाइप से क्लासिफाइड हो जाएंगे। अब आदमी को ले लो, बोलने का मतलब यहां पे ये है कि जितने लोग होली खेलने के लिए निकले हुए रहते हैं, अगले दिन अगर देखोगे तो आधे लोग तुमको कलरलेस दिखने वाले रहेंगे, भले वो रंग खेले हुए रहेंगे लेकिन उनका कलर उतर गया रहेगा अगले दिन तक। और वहीं कुछ लोग जो रहते हैं उनका कलर वैसे का वैसे रिटेन रहता है भाई, ठीक है। तो सेम वैसे ही जिनका कलर रिटेन रहा, जिनका कलर उतरा नहीं है, उनको हम लोग बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव, और जिनका कलर उतर गया है उनको हम लोग बोलेंगे ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो जब स्टेनिंग का प्रोसेस किया जाता है तो जो बैक्टीरिया के ऊपर में कलर छप जाएगा उनको हम लोग बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव, और जिनके ऊपर में कलर नहीं छप पाएगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्राम नेगेटिव। होली के टाइम पे जो लोग बॉडी में पहले से ही, होली खेलने से पहले से ही पूरा तेल लगा लेते हैं, ठीक है, तेल लगा लेते हैं, उनके एक बार जाकर के नहाने के बाद सारा कलर जो है वो उतर जाता है, उनके बॉडी में फिर और कलर बचता ही नहीं है। लेकिन जो लोग ऑयल का यूज नहीं किए हुए रहेंगे उनके बॉडी में जो कलर है वो रिटेन कर जाएगा, मतलब वो चिपक जाएगा उसमें से, वो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो समझो, जो लोग ऑयल का यूज किए हुए थे उनके बॉडी के जो भी सरफेस था उसके ऊपर में एक लेयर हो गया ऑयल का। अब जैसे ही उस पर कलर डालेंगे और उसको धोया जाएगा, कलर डालने के बाद धोया जाएगा, तो साबुन लगा करके धोएंगे भाई, अगर नहाएंगे तो साबुन लगा करके नहाएंगे, तब के केस में जो ऑयल है वो कलर के साथ साथ बाहर निकल आएगा। सेम यही प्रोसेस होगा बैक्टीरिया के केस में। एक कुछ टाइप के बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इनके बॉडी के सरफेस के ऊपर में एक अलग टाइप का लेयर मिलने वाला होगा, ठीक है। कल उसका नाम भी तुमको मैं याद करवाऊंगा, आज हैवी हो जाएगा। तो एक लेयर मिलने वाला होगा, जब अल्कोहल से उस लेयर को वॉश किया जाता है तो वो लेयर वहां पे अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है, और उसी लेयर के ऊपर में चिपका हुआ रहता है कलर, ठीक है। जो डाई वगैरह यूज करेंगे वहां पे तो उसी के ऊपर में चिपका हुआ रहेगा कलर। अब जब वो लेयर ही उतर गया तो उसके साथ साथ कलर भी उतर जाएगा। इस वजह से इस टाइप के बैक्टीरिया जो रहते हैं ये नेगेटिव हो जाएंगे, ग्राम नेगेटिव हो जाएंगे, इनपे स्टेनिंग का कोई भी असर नहीं देखने के लिए मिलेगा। वहीं ये जो बैक्टीरिया है जो ग्राम पॉजिटिव होने वाले रहेंगे, इनमें स्टेनिंग का असर देखने के लिए मिलेगा। अब कल मैं तुमको स्टेनिंग का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि स्टेनिंग करते कैसे हैं। हो सकता है तुम्हारे स्कूल में प्रैक्टिकल में करवा दिया जाए, ठीक है। तो पहले से ही अगर अब तक नहीं करवाए हुए रहेंगे तो पहले से तुमको नॉलेज रहेगा तो थोड़ा मोड़ा ठीक तरीके से कर पाओगे, नहीं करवाते हैं तब की बात अलग है। क्लियर? तो कल मैं तुमको स्टेनिंग का प्रोसेस समझाऊंगा, ये बुक से हटके मैं पहले ही बता रहा हूं, और उसमें क्या क्या चीजें यूज किया जाता है, कैसे स्टेनिंग किया जाता है, और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो है ये कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, कल तुमको समझ में आ जाएगा। बुक में नहीं दिया हुआ है, बुक में एक लाइन में इसको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, कि उनके एनवेलप के स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो टाइप से बैक्टीरिया को और क्लासिफाई करते हैं, एक को बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव, दूसरे को ग्राम नेगेटिव। अब कैसे इनको बोला जा रहा है इसको समझेंगे अब हम लोग कल, ठीक है। चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही था। इतने सारे नोट्स को अच्छे से लिख करके जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके दिमाग में चीजों को स्टोर करने का कोशिश करो। समझ में आया? क्लियर? ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही था। इतने में आज सेशन एंड करते हैं।